सो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने बहुत कुछ किया था, और एनसीईआरटी में बस एक चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन एक्चुअली जब मॉड्यूल्स वगैरह देखते हैं हम या किसी और रेफरेंस बुक में देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आइडेंटिटीज, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज भी किया, और जो लास्ट एक्सरसाइज थी दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस ऑल्सो, वो भी किया। फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज थी जिसमें सब कुछ कंबाइंड था। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में जितने तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं, जनरली जो मतलब सारे क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैरायटी पॉसिबल होती है दैट वैरायटी बेसिकली वी हैव डिस्कस। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको प्रैक्टिस करते हो और इसको अच्छे से सारे अनसॉल्व सॉल्व क्वेश्चंस को करते हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस चैप्टर पे आएगा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जिसमें काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। This is not a concept based chapter, this is a formula based chapter, and this in this formula based chapter a lot depends upon your practice. How can you manipulate a question and solve it, that depends upon your practice. तो अभी तक अगर तुमने कोई क्वेश्चन क्लियर किया हो तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से, या इससे पिछले चैप्टर्स के कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास हो देन यू कैन आस्क मी। नो वन इज हैविंग एनी डाउट एनीवेयर। देखो अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो डाउट तो आया होगा, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं चल रही है, या तो प्रैक्टिस इतनी हो गई हो कि डाउट बचा ही ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो डाउट होने चाहिए अगर थोड़ी प्रैक्टिस की है तो। एनीवेज अगर डाउट नहीं है तो हमने लास्ट क्लास में कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट, एवरेज, हर तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब आज की क्लास में हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, मतलब कितने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि हाउ मच डू यू डू ऑन योर ओन। अगर मैं 100 क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूं और तुम 10 क्वेश्चन अपने से कर लेते हो तो दैट इज बेटर देन फॉर मी टू डिस्कस 100 क्वेश्चन। इसीलिए तुम्हारे ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि तुम इसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और ऑनलाइन में थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई टीचर नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर से कम हो जाती है और स्टूडेंट के ऊपर बढ़ जाती है। लेकिन अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करोगे तभी हार्ड वर्क करके सक्सेस मिलेगा। अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील नहीं कर पाओगे तो फिर थोड़ा सा रिजल्ट आने में दिक्कत होगा। तो इट इज ऑन योर shoulders. So now the next chapter according to NCERT is प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैं चैप्टर उसी ऑर्डर में ले रहा हूँ फिलहाल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसमें एक एक्सरसाइज है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मैं शुरू में एक्सप्लेन करूंगा, फिर क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। Anyone of you have done principle of mathematical induction at school or somewhere else? Yes. ओके आयुषी, ठीक है। और किसी का नहीं हुआ है ना मैथमेटिकल इंडक्शन वाला? No, sir. Okay. So basically, when we talk about principle of mathematical induction, तो इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन एक इफेक्ट होता है, दैट इफेक्ट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू कंसेक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका यूज तो फिजिक्स में भी पढ़ोगे, जब 12th में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे तो वहां पे भी इंडक्शन इफेक्ट पढ़ोगे। तो इंडक्शन क्या होता है कि एक का दूसरे पे ट्रांसफर होना। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा स्टेटमेंट लेते हैं 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, हमने 10th में पढ़ा हुआ है एपी में, कि इसका फॉर्मूला आता है n × n + 1/2। दिस इज द
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। Yes, करेक्ट। sir. अब इसको प्रूव करने के लिए कहा जाए, यू हैव टू प्रूव दिस फॉर्मूला। तो इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं, जस्ट सी। तो सबसे पहले 3 स्टेप्स में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है, जिसको आप कहते हैं बेस स्टेप। उसमें हम क्या करते हैं कि जो n की मिनिमम वैल्यू है वो लेते हैं। तो n की मिनिमम वैल्यू इज 1। अगर हम एक ही टर्म लें, 1 तक ही लें, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 से स्टार्ट होगा और 1 पे टर्मिनेट कर जाएगा। n को हमने क्या लिया, 1 लिया। और राइट हैंड साइड उस केस में क्या होगा, सो n इज 1, 1 प्लस 1 हेयर ऑल्सो बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर ये भी 1 हो जाएगा। तो therefore we can say that LHS is equal to RHS for base step for n is equal to 1। लेकिन ये किसी भी n के लिए ट्रू है या नहीं है, ये हमें चेक करना है यहाँ पे। तो जो अगला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 2, दिस वाज योर स्टेप नंबर 1। अगला जो स्टेप होगा विच इज स्टेप 2, इट इज कॉल्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब किसी चीज को मान लेना, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो हम स्टेप 2 में क्या मानते हैं, जिस इंडक्शन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं, इसमें ये मानते हैं कि लेट द स्टेटमेंट, जो प्रूफ करना है उसको हम स्टेटमेंट कह रहे हैं, बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मतलब हमने क्या किया कि n इज इक्वल टू k के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू माना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 + 3 so on till k is equal to k into k plus 1/2। This is correct. This is what we have done. We have assumed कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। लेकिन ये हम कब अज्यूम करेंगे, जब बेस स्टेप में n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो चुका है। तो हम कोई भी एक रैंडम वैल्यू k लेते हैं और कहते हैं कि मान लो कि स्टेटमेंट इस n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। फिर आता है थर्ड स्टेप, तो इसको पहले लिख लो, फिर मैं इरेज करके थर्ड स्टेप पे आऊंगा। Sir, excuse me, sir. यस आयुषी। सर सेकंड स्टेप ये समझ नहीं आया कि n इक्वल्स टू k प्रूफ क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज प्रूफ नहीं करते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि दैट इज ट्रू। वो मैं अभी बताऊंगा, पहले तीनों स्टेप एक बार मैं बता दूं। सर इसलिए अज्यूम करते हैं ताकि लाइक के कोई भी वैल्यू उसके लिए n विल बी इक्वल टू दैट। हाँ, मतलब k की कोई एक वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्यों करते हैं ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब तक मैं थर्ड स्टेप नहीं बताऊंगा और इसको तुम्हें रिजेम्बलेंस कराऊंगा बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल से, तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ओके सर। अभी बस स्टेप्स देखती जाओ, स्टेप्स नोट करती जाओ कि ऐसा हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो क्लियर होगा अभी। सर डन। ओके, सो स्टेप 3 पे आते हैं, विच इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 का मतलब होता है इंडक्शन स्टेप। दिस इज इंडक्शन स्टेप। इसमें हमें क्या करना होता है कि प्रूव द स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इसके एडजेसेंट का जो है k प्लस 1, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देखो, और क्यों करेंगे वो एंड में मैं बताऊंगा।
So basically we have 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक है। n को हम क्या ले रहे हैं, k + 1, k + 1 तक। इससे पहले वाला क्या होगा, k होगा। दिस इज इक्वल टू, अब इसको मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि अपने इंडक्शन हाइपोथेसिस में से ये हमें पता है कि 1 से लेके k तक का जो सम होता है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इंडक्शन हाइपोथेसिस, इसको हमने सही माना हुआ है, वो k इंटू के प्लस 1/2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं k इंटू के प्लस 1/2 प्लस k + 1 एक एक्स्ट्रा एडेड। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो k + 1 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और एलसीएम लेने पे k + 2/2 हो जाएगा, राइट। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक्चुअली हमने ये प्रूफ कर दिया है कि k + 1 के लिए भी गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या था, n इंटू n + 1/2, यही था राइट हैंड साइड, और ये जो दिया हुआ है ये लेफ्ट हैंड साइड था। तो n इज इक्वल टू जब k + 1 लेंगे, when you will take n is equal to k + 1, then you will obtain this expression, isn't it so? Yes, sir. Yes, ठीक, sir. क्लियर है ये। तो बेसिकली हमने ये प्रूफ कर दिया कि k + 1 के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहला बेस स्टेप है जो n के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए ट्रू है, ये हमें दिखाना पड़ेगा। फिर होता है स्टेप 2 इंडक्शन हाइपोथेसिस, जिसमें हमें ये बताना होता है कि n इज इक्वल टू k के लिए मान लो ट्रू है। और फिर हमारे पास इंडक्शन स्टेप होता है जिसमें n इज इक्वल टू k + 1 के लिए हम ये कहते हैं कि दिस इज, मतलब कहते नहीं, हम प्रूव करते हैं कि दिस इज ट्रू। तो ये 3 काम हम करते हैं। अब ये तीनों काम का फिजिकली क्या मतलब, ये देखो, पहले इसको नोट कर लो। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया है ना? सर एक बार थर्ड स्टेप बता दीजिए। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि n को रिप्लेस कर दिया k + 1 से। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 डॉट 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 n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। दिस वॉज द स्टेटमेंट विच वी हैव टू प्रूव। तो हमने n को ले लिया k + 1, व्हाट वी हैव डन हियर इज n को k + 1 ले लिया इंडक्शन स्टेप में, और फिर ये n जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये k + 1 तक जा रहा है। तो इससे पिछला वाला k होगा ऑब्वियसली, और उससे पहले 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, यहाँ से यहाँ तक का, ये एक्चुअली इंडक्शन हाइपोथेसिस में हमने माना था कि इसका ये फॉर्मूला है, दैट इज ट्रू। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया k इंटू k + 1/2 से, और बाकी जो एक्स्ट्रा k + 1 है वो एडेड है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मिल गया। मतलब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि k + 1 इंटू k + 2/2 इज नथिंग एल्स बट एक्चुअली द राइट हैंड साइड of this statement where n is equal to k + 1. Are you getting it? Yes, sir. Okay. तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर अब मैं तुम्हें इसका फिजिकल कनेक्शन बताऊंगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली। सदा। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ साइकिल्स खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार साइकिल एक लाइन में खड़ी होती है, बुक्स भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे साइकिल ले रहा हूँ, बिग एक उसमें क्या कहते हैं, एक शेल्फ में बुक्स भी खड़ी खड़ी होकर एक दूसरे पे लद के खड़ी होती हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे साइकिल्स ले रहा हूँ। साइकिल एक के बाद एक लगी हुई खड़ी हुई है। दीज आर n नंबर ऑफ साइकिल्स, 1 2 3 4 5 6 n साइकिल्स आते हैं, एक के बाद एक खड़े हुए। अब इसमें क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि पहली साइकिल गिर गई, ठीक है, जो फर्स्ट साइकिल है वो गिर गई, गिर गई मतलब दूसरे के ऊपर गिर गई, ये हम दिखा देते हैं या ये बता देते हैं कि दिस इज ट्रू, फर्स्ट साइकिल फॉल्स। अगर हम कहते हैं कि इफ एनी kth cycle falls then k + 1 will also fall। अगर कोई भी बीच में से kth साइकिल की बात करें तो अगर वो गिरती है तो अपने बगल वाले को भी गिराएगी। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों चीजों से हमने क्या निकाला, ये जो है हमारा बेस स्टेप है,
इफ एनी kth साइकिल फॉल्स, ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस है, एंड देन k+1th साइकिल आल्सो फॉल्स, ये हमारा इंडक्शन स्टेप है। तो 3 स्टेप हमारे पास, 1 2 और ये तीसरा स्टेप है। तो हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट साइकिल गिर गई, अगर कोई भी kth साइकिल गिरती है तो उसके बगल वाली k+1th साइकिल भी गिरेगी। तो जब हम ये 3 चीज बताते हैं तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ऑल साइकिल्स विल फॉल, इजंट इट सो? क्योंकि यस सर। पहली साइकिल गिर गई, ये तुमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे k अगर 1 है, इफ k इज इक्वल टू 1, मतलब पहली साइकिल है, और तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि k+1th भी फॉल करेगा जब 1 साइकिल फॉल कर रहा है, मतलब सेकंड साइकिल विल फॉल बाय इंडक्शन स्टेप। अगर पहली साइकिल गिर गई है तो दूसरी साइकिल भी गिरेगी। अब जब दूसरी गिर गई तो थर्ड विल आल्सो फॉल, उसके बगल वाली। तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इफेक्ट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। तो जो चीज तुमने 1 के लिए प्रूफ की है और तुमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में माना है कि इन जनरल किसी के लिए भी अगर ट्रू है तो इंडक्शन स्टेप में उसके बगल वाले के लिए भी ट्रू होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि लाइन से सारे के लिए ट्रू हो जाएगा, सब गिर जाएंगी। ये कनेक्ट कर पा रहे हो? यस सर। ओके। तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक पहली साइकिल को गिरा दे रहे हैं, या पहली बुक है तो शेल्फ पे पहली बुक को गिरा दे रहे हैं, ये हम प्रूफ कर दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द बेस स्टेप, दैट इज n इज इक्वल टू 1, जो पहली चीज है। दूसरा, इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम ये मानते हैं कि मान लो कि कोई भी रैंडम बीच का नंबर के लिए वो ट्रू है, मतलब वो गिर गया, साइकिल गिर गई है या बुक गिर गया, और हम ये प्रूफ कर देते हैं अगर कि k के लिए ट्रू है तो k+1 के लिए भी ट्रू होगा, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं इंडक्शन स्टेप में, थर्ड स्टेप में। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने क्या किया, हमने कहा कि पहली साइकिल गिरी, अब अगर पहली गिरी है तो दूसरी भी गिरेगी बिकॉज ऑफ इंडक्शन स्टेप, अब अगर दूसरी गिरी है तो तीसरी भी गिरेगी अगेन बिकॉज ऑफ इंडक्शन स्टेप, क्योंकि उसके बगल वाली पे इफेक्ट हो रहा है। तो के की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे n तक जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। So this is the concept behind these 3 steps. सर डन। Okay. तो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, तो उसके बाद से थर्ड क्वेश्चन से तुम लोग पहले ट्राई करना। तो एक और क्वेश्चन मैं क्या ले रहा हूँ
कि एक सम है 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस 3 टू द पावर n-1, और इसका फॉर्मूला है 3 टू द पावर n-1/2। ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में जब जाएंगे ना तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहां पे ये फॉर्मूला दिया रहता है। तो ये टू प्रूफ करना है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं वो देखना। बेस स्टेप लेते हैं। बेस स्टेप में n की जो लोएस्ट वैल्यू है वो 1 है, मतलब फर्स्ट टर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, पहला टर्म, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 3 टू द पावर 1-1, इसे 3 टू द पावर 0। ठीक है, जो हमारा n है वो 1 है, तो 3 टू द पावर 1-1 मतलब 3 टू द पावर 0 विच इज 1 एक्चुअली, वहां पे आकर रुक गया। राइट हैंड साइड की बात करें तो 3 टू द पावर 1-1/2 which is actually 3 - 1/2, which is actually 2/2, which is also 1. So what we can see that this statement is true for the n is equal to 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड भी 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n is equal to 1. So the statement is true for n is equal to 1, मतलब ये कि पहली साइकिल गिर गई। अब हम क्या करेंगे, इंडक्शन हाइपोथेसिस। इंडक्शन हाइपोथेसिस में क्या मान रहे हैं, हम ये मानेंगे कि लेट स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर एनी n is equal to k, लेट इट बी ट्रू फॉर n is equal to k। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम n की जगह k ले लें 1 + 3 + 3 स्क्वायर सो ऑन प्लस 3 टू द पावर k-1, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर k-1/2। ये हमारे पास इंडक्शन हाइपोथेसिस के हिसाब से ये स्टेप करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप में क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है कि n is equal to k+1 के लिए भी ये ट्रू है। तो n को k+1 ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो होगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर, और कहाँ पे जाके खत्म होगा, जब n की वैल्यू k+1 है, मतलब 3 टू द पावर k+1-1 k हो जाएगा, और उससे पिछला वाला 3 टू द पावर k-1 होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा इस केस में जब n की वैल्यू k+1 है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेके 3 टू द पावर k-1 तक का जो समेशन है उसको हमने ऑलरेडी माना हुआ है बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस कि दिस इज 3 टू द पावर k-1/2 प्लस एक 3 टू द पावर k और ऐड हो गया। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 टू द पावर k बनेगा, और एक और 3 टू द पावर k है, तो 3 × 3 टू द पावर k हो जाएगा -1/2। ये समझ में आ रहा है ना, एलसीएम लेने के बाद दोनों 3 टू द पावर k ऐड हो गया, तो 3 टू द Yes, पावर sir. k। Yes. अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर k+1 -1/2। अब तुम देख सकते हो कि दिस इज एक्चुअली राइट हैंड साइड दिस फॉर n is equal to k+1। अगर n को k+ ले लें, k+1 ले लें, तो दिस इज द राइट हैंड साइड। तो वी कैन प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n is equal to k+1। मतलब हमने यहाँ पे क्या कहा कि अगर कोई भी साइकिल गिरती है तो उसके बगल वाली भी गिरेगी। तो पहली जो चीज थी, अगर कोई भी साइकिल गिरती है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस। अगर मतलब सपोज अगर कोई भी साइकिल गिरती है देन उसके बगल वाली भी गिरेगी, दिस इज इंडक्शन स्टेप। तो उसके बगल वाली पे भी उसका असर हुआ। तो अब हम कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द बेस स्टेप, induction hypothesis and induction step, we can say that the above statement is true for all n belonging to natural number. तो therefore by principle of mathematical induction, जो कि ये तीनों को मिला के होता है, स्टेटमेंट इज ट्रू, या कह सकते हैं फॉर्मूला इज ट्रू फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। हम कितना भी नंबर ले लें, हर नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। इज इट फाइन विद एवरीवन? Yes, sir. Clear. ओके अभिषेक, तो लास्ट स्टेप एक बार बता दीजिए। लास्ट स्टेप कौन सा, ये पीएमआई वाला No, या sir, इंडक्शन that स्टेप? induction step जहाँ पर आपने 3 to the power k -1/2 3k किया। ओके,
तो ये जो है ना 1 से लेके 3 टू द पावर k माइनस 1 जो हमारे पास है, इसका जो समेशन है वो हमने ऑलरेडी इंडक्शन हाइपोथेसिस में लिया हुआ है 3 टू द पावर k माइनस 1/2। तो इसको हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस के हेल्प से ऐसा पुट कर दिया। अब जो लास्ट में एक टर्म बच रहा है 3 टू द पावर k, वो अपनी जगह ऐसे ही आ गया। अब जब हम एलसीएम लेंगे, मैं यहाँ पे एलसीएम ले भी लेता हूँ इनकेस तुम्हें एलसीएम लेने में अगर दिक्कत हो रही होगी, तो 2 जब लेंगे एलसीएम तो 3 टू द पावर k माइनस 1 तो वैसे ही है, प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k हो जाएगा। दैट विल बी 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1/2। ये हो जाएगा, ये तो उसके आगे का तो मैंने लिख ही दिया है। तो ये एलसीएम लेके फिर हमारे पास ये आ जाएगा, फिर उससे आ जाएगा 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, विच इज एक्चुअली द राइट हैंड साइड। इसमें अगर तुम n को k प्लस 1 पुट करोगे तो वही चीज मिलेगी, विच इज एक्चुअली द राइट हैंड साइड फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसका मतलब है कि इंडक्शन स्टेप इज ट्रू, इंडक्शन स्टेप हमने सही प्रूफ किया है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है सपोजिशन, वो हमने सपोज किया हुआ था, लेकिन इंडक्शन स्टेप हमने प्रॉपर्ली प्रूफ किया। तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम फाइनली ये कह सकते हैं दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, लिख लेना तो बता देना। Yes, sir. Done. Sir, हाँ, सर एक स्टेप और सर, यहाँ पर जब आपने लिखा 3 इंटू 3 टू द पावर k माइनस 1, वो 3 कहाँ से आया? ये तो ऊपर में मैंने दिखाया ना कि एलसीएम लेने के बाद आया। ये ऊपर में मैंने यहाँ पिंक कलर से जो लिखा है यहाँ पे देखो। नहीं सर, वो क्लियर है, बट 3 टू द पावर k कॉमन आएगा ना उसमें, फिर 3 इंटू 3 टू द पावर k क्यों किया आपने? ये वाला क्लियर है? यहाँ पे जो मैंने इसका एलसीएम लेके ये लिखा है, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर, वो क्लियर है। तो 3 टू द पावर k प्लस 2 टाइम्स 3 टू द पावर k कितना होगा? 3 टाइम्स 3 टू द पावर k नहीं होगा? गेटिंग इट? अरे 3 टू द पावर k प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर k, तो यहाँ पे 3 टू द पावर k के साथ क्या होगा? 1 होगा मेरे ख्याल से। तो 3 टू द पावर k इज अ वैल्यू, और एक 1 इंटू 3 पावर k प्लस 2, तो 3 इंटू 3 टू द पावर k हो गया। 1 प्लस 2 इज 3। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ लिया करो बेझिझक, सबको मैं ये कह रहा हूँ। इट इज गुड दैट यू आस्क्ड इट, और जब तक क्लियर नहीं हो तब तक पूछना है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। क्योंकि क्या है कि हर स्टूडेंट का अपना अपना कोर एरिया होता है, तो कहीं कहीं पे कोई हर स्टूडेंट की वीकनेस भी होती है। तो किसी को हो सकता है कोई और स्टेप नहीं समझ में आया होगा, किसी को कोई और स्टेप नहीं समझ में आया होगा। तो जरूरी नहीं है कि एक हर स्टेप हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी। तो कोई स्टेप अगर नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो वो पूछ लिया करो,
That is very important. ये लिख लिया, Okay. erase कर दूं अब? Yes. Yes, sir. Now I am giving you a question, और इस क्वेश्चन को तुम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है तुम्हें. So this is question number 6. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 dot 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 n into n plus 1. This is equal to n into n plus 1 into n plus 2 by 3. तो ये प्रूफ करना है. पहले ट्राई करो. आई एम गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए. थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन उसमें करके फिर मुझे बताओ कि हुआ या नहीं हुआ. हो जाएगा तो बता देना. और अगर बीच में कुछ हिंट भी पूछना है तो पूछ सकते हो. ये नहीं कि अटके हुए हैं और आगे का नहीं कर रहे हैं. अगर कोई स्टेप में तुम्हें कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना. कौस्तुभ का तो लगता हो गया. हाँ, ओके ओके कौस्तुभ, लेट अस वेट फॉर अदर्स आल्सो.
और किसी का भी लगता हो गया है? ओके आयुषी करेक्ट है. सो वी विल स्टार्ट विद बेस स्टेप, राइट. बेस स्टेप में n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? n 1 को लोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 इंटू 2, मतलब जो पहला टर्म है वहीं पे आके रुक गया, इट इज 2. राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में है n की वैल्यू फिर से 1 लोगे, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 बाई 3. ये हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 विल बी 2. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर द बेस स्टेप. मतलब ये स्टेटमेंट बेस स्टेप के लिए ट्रू है, मतलब पहली साइकिल गिर गई है. अब हम क्या करेंगे? इंडक्शन हाइपोथेसिस. लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो इसका मतलब ये क्या है? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 सो ऑन, फाइनली k इंटू k प्लस 1 बाई 2, k प्लस 1 is equal to k into k plus 1 into k plus 2 by 3. This is true. This is what induction hypothesis is saying, that this is true. अब अगला क्या आ जाता है? इंडक्शन स्टेप, लास्ट वाला. मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ये वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं, या शायद किए हों, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि ये वर्ड्स एनसीईआरटी में यूज हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन दीज आर द वर्ड्स, प्रॉपर टर्म्स फॉर दीज स्टेप्स. अगर लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 सो ऑन. ठीक है, कहाँ तक जाएगा? अब n को हमने k प्लस 1 लिया है, तो k प्लस 1 इंटू हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, मतलब k प्लस 2, और इसके पिछला वाला होगा k इंटू k प्लस 1. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. Yeah. ओके. नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में देख रखा है कि दिस इज k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 3, और एक्स्ट्रा जो एक टर्म आ गया है यहाँ पे वो आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. अब k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 तो दोनों में है, तो उसको कॉमन ले सकते हैं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. बाकी क्या बच जाएगा इधर? k बाई 3, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा. तो फाइनली जब इसको हम लिखेंगे, कम जगह रह गई है, मैं नीचे में लिख दे रहा हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा k प्लस 1 है, ये k प्लस 2 है, और ये हो जाएगा k प्लस 3, और पूरा डिवाइडेड बाई 3. तो isn't this the right hand side for n is equal to k plus 1? अगर इसमें n को k plus Yes, 1 sir. लेते हैं तो ये राइट हैंड साइड हो जाता है इसका. तो दैट मीन्स इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. तो इसका मतलब फाइनली हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस इज. सर लास्ट वाला एक बार आप बता दीजिए. लास्ट वाला स्टेप ओके. देखो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले रहे हैं, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ले रहे हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए. तो ये जो हो गया k प्लस 1 हो गया, और इसके बगल वाला जो मल्टीप्लाइड है वो k प्लस 1 प्लस 1, मतलब k प्लस 2 हो गया. तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ये लास्ट टर्म है, उससे पिछले वाला टर्म k इंटू k प्लस 1 है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो इंडक्शन हाइपोथेसिस में दिया हुआ है कि इसके बराबर है, तो मैंने इसके बराबर इसका सम की वैल्यू लिख दी यहाँ से यहाँ तक, और प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 जो टर्म था वो अलग से एडेड है. अब k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दैट कैन बी टेकन एज कॉमन, और उसके बाद k बाई 3 प्लस 1 बचेगा, जो कि एलसीएम लेने के बाद k प्लस 3 बाई 3 हो जाएगा. So this is actually right hand side for n is equal to k plus 1. Is it clear? यस सर. Good, Devansh.
इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 2-3 है, तो उन सारी वैरायटीज को हम लोग देख लेंगे। हो जाएगा तो बता देना, जिसको भी नोट करना था। बाकी कुछ लोगों ने तो कर भी लिया था, कौस्तुभ और आयुषी ने किया था शायद। Okay, Arushi, let us come to another question now. और इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी करना है। जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसके सॉल्व एग्जांपल्स करने के बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, ये इनइक्वालिटी का है। इसमें भी हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करना है। लेट मी सी तुम कैसे प्रूव करते हो इसको, फिर इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो यू हैव टू प्रूव दैट 1 + 2 + 3 ... n is less than 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर for all n belonging to natural number. Prove it by PMI. That is principle of mathematical induction. तो अभी तक हम इक्वेशंस प्रूव कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन प्रूव करना है। Sir, please repeat. मैं कह रहा था कि अभी तक हम लोग इक्वेशन प्रूव कर रहे थे, अब इन इक्वेशन प्रूव करना है। Okay, sir.
देखो बेस स्टेप तो हमारे पास ये है, डन कॉस टू गुड n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 1 पे ही रुक जाएगा। राइट हैंड साइड क्या होगा, 1/8 2 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/8। तो 1 इज लेस देन 9/8, इट इज ट्रू। 9/8 मतलब 8 पॉइंट कुछ होगा ना, 1 पॉइंट कुछ होगा, तो 1 इज लेस देन 9.8, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड इज ट्रू। मतलब जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब बेस स्टेप के लिए पहली पहली जो साइकिल है वो गिर गई है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इंडक्शन हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे कि लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k के लिए क्या हो जाएगा इन इक्वेशन, 1 2 3 सो ऑन टिल k इज लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर। ये इंडक्शन हाइपोथेसिस हो जाएगा, इट इज ट्रू। जैसे हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि इज ट्रू। अब तुम्हारे लिए एक काम जो रह गया, अब तुम थोड़ा और ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा इसको। इंडक्शन स्टेप में वी हैव टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमारा PMI से फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ हो जाएगा। ये करो थर्ड स्टेप। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। सर आई हैव डन बाय आरुषि, ओके। कौस्तुभ कैन यू लिसन टू मी, तुम्हारा मैसेज आया कि सर साउंड नहीं आ रहा। आई होप सबको ऑडिबल है ना। Yes, sir. Okay, so the last step which we will do now, induction step. So left hand side is equal to 1 + 2 + 3 so on plus k, उसके बाद k + 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें पता है कि दिस इज लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर, और k + 1 एक और आ गया।
k+1 तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो था इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमने ये माना था कि 1 से लेके k का सम जो है वो लेस देन दिस है 1/8 2k+1 ये हमने इंडक्शन हाइपोथेसिस में माना हुआ है। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे अगर इक्वल टू दिस इक्वल टू नॉट लेफ्ट हैंड साइड बट दिस इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करेंगे तो 4k² + 1 + 4k हो जाएगा। बाई 8 को एलसीएम ले लेंगे तो 8k + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k² + 12k + 9/8। अब यहाँ पर तुम देखो कि न्यूमरेटर में जो तुम्हें दिख रहा है वो एक्चुअली है क्या, वो एक्चुअली है 2k + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करके देख लो, यही आएगा 2k + 3 का होल स्क्वायर, विच मीन्स 1/8 2 × k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। एम आई राइट? Is this clear? Yes, sir. Okay, Ayushi, rest of you? Yes, sir. Okay, Aradhya. Others? Yes, sir. Okay, Arushi. Now, boys, what about you? बॉयज का रिस्पॉन्स काफी कम है, देवांश भी नहीं कर रहा है, कौस्तुभ नहीं कर रहा है, आशीष तो लगता चला ही गया बीच में क्लास छोड़ के। एनीवेज, सो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है फॉर n = k+1, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है फॉर n = k+1 दैट इज स्मॉलर देन राइट हैंड साइड for n = k+1. So that it is true for n = k+1. The statement is true, which means the inequality is true, and hence it is true for all n belonging to natural number. तो ये एंड में लिख देना है कि therefore LHS is less than RHS for n = k+1. Hence, by PMI, principle of mathematical induction, it is true for all n belonging to natural number. Let us come to another question. अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा और अलग टाइप का है। जो वैरायटीज जनरली हमें मिलती है, 3-4 वैरायटीज मिलती हैं, उन सबको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले तो इक्वालिटी का डिस्कस किया, फिर इनइक्वालिटी का किया, अब हम जो कर रहे हैं डिविजिबिलिटी का कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी भी कह सकते हो या मल्टीपल ऑफ समथिंग भी कह सकते हो। प्रूव दैट 10⁻²n-1 + 1 is divisible by 11. For all n belonging to natural number. ये पहले ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ।
यस, तो इस डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन में भी हम वैसे ही अप्रोच कर रहे हैं जैसे हम लोग पहले अप्रोच कर रहे थे. फॉर n इज इक्वल टू 1, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 माइनस 1 1 प्लस 1 विच इज 11. 11 इज डिविजिबल बाय 11. 11 वन टाइम्स इज 11. तो बेस स्टेप के लिए ट्रू है. अब हम ले लेते हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस. इंडक्शन हाइपोथेसिस के लिए क्या होगा कि हम n इक्वल टू k के लिए मानते हैं, तो 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11. ये हम मान लेते हैं, ये ट्रू है. इसको दूसरे लैंग्वेज में मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि 10 टू द पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज 11 इंटू और सम m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर. तो ये दिया हुआ. अब तुम्हारे पास आ जाता है इंडक्शन स्टेप. इंडक्शन स्टेप में तुम्हें क्या करना होगा, इंडक्शन स्टेप में तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. वट यू हैव टू प्रूव 10 टू द पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 11. ये तुम्हें प्रूफ करना है. तो ये ट्राई करो. ये लास्ट स्टेप कैसे प्रूव करोगे. अच्छा, देर इज फीडबैक बाय यू विच इज नीडेड बाय द मैनेजमेंट. तो मैं 5 मिनट पहले क्लास छोड़ूंगा. वैसे भी 5 मिनट पहले छोड़ ही देता हूँ मैं, तो थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है 2 क्लास के बीच में. एनीवेज 10:25 तक मैं छोड़ूंगा, 20:25 तक, सो दैट द फीडबैक कैन बी डन. सर कर लिया. ओके, गुड. n इक्वल टू k प्लस 1 जब ले रहे हैं, so this would be 10 to the power 2 into k plus 1 minus 1 plus 1. This would be 10 to the power 2k plus 2 minus 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 1. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 100 विच इज 10 का स्क्वायर इसको अलग कर लेते हैं और 10 टू द पावर 2k माइनस 1 इसको अलग कर देते हैं. ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं.
पहले ये बताओ। सर कर सकते हैं। ओके, अब ये जो 10 टू द पावर 2 के माइनस 1 है, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस वी स्टडीड दैट 10 टू द पावर 2 के माइनस 1 प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 11m। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 100 इंटू 10 टू द पावर 2 के माइनस 1 है, दैट इज 11m माइनस 1, इस 1 को इधर ले गया, माइनस 1 हो गया, और प्लस 1 ये एक्स्ट्रा। दिस वुड बी 100 इंटू 11m, मल्टीप्लीकेशन का ये वाला साइन दे देते हैं, माइनस 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 1100m माइनस 99। अब यहाँ पर तुम 11 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 100m minus 9, which is actually a multiple of 11 because you are multiplying 11 with some number, let it called r. R is actually 100m minus 9, where r belonging to natural number. तो basically जो 10 to the power 2k plus 1 minus 1 है, this term plus 1 of course, ये पूरा ये divisible by 11 है. This is what we have proved. Okay, it is a multiple of 11. Is these steps clear to every one of you? यस सर क्लियर। Yes, sir. Others? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Devansh. कौस्तुभ, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तुम्हारे माइक में शायद इशू होता है, तो तुम टाइप करके भेज सकते हो कि इट इज क्लियर टू यू, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क आल्सो। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू हैव रिटन इट। तो अगला क्वेश्चन देखो, मेनली 3 तरह का ही वैरायटी दिखता है हमें, एक तो इक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी, एक डिविजिबिलिटी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। इस बार इनइक्वालिटी का देखते हैं। 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 नहीं था, 2n प्लस 7 था। 2n प्लस 7 is less than n plus 3 whole square, ये प्रूफ करना है। तो अब हम लोगों ने वैरायटी वाले क्वेश्चंस देख लिए हैं, अब तुम्हारा काम यही है कि ये वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसमें कुछ 20-25 क्वेश्चन होंगे और एक सॉल्व एग्जांपल्स में 5-10 होंगे, तो उन पूरे को कर लेना है बाय द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। इसको अभी कर लो, पहले लास्ट क्वेश्चन होगा दे।
ओके आरुषि, डन बाय यू। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहला बेस स्टेप ले रहे हैं। थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ, सारे डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा n इक्वल टू 1 के लिए वो हो जाएगा 9, और राइट हैंड साइड जो हो जाएगा वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। वी नो दैट 9 इज लेस देन 4 का स्क्वायर 16 इज ट्रू। 9 16 से तो छोटा ही होता है। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल टू k, तो उसके लिए 2k प्लस 7 जो होगा मानेंगे कि ये लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर है। लेट अस सपोज इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तुम्हें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, तो n को जब हम k प्लस 1 लेंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड ये नहीं हो जाएगी 2k प्लस 2 प्लस 7 मतलब प्लस 9, और राइट हैंड साइड ये नहीं हो जाएगी k प्लस 1 प्लस 3 मतलब k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव नाउ। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, गुड। तो ये इंडक्शन जो हाइपोथेसिस है ना, इसको एक इक्वेशन अगर मानते हैं तो इसका यूज हम करेंगे आगे। कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट विद 2k प्लस 9। 2k प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 2k प्लस 7 प्लस 2, और ये जो 2k प्लस 7 है ये स्मॉलर देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर है, दैट वी नो, और ये प्लस 2 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ओपन कर दो, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। इज दिस क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. यस सर, क्लियर। Yes, sir. Okay. So this is actually less than further k square plus 6k प्लस 11, ये तो है ही, लेकिन इससे में मैं और क्या ऐड कर दे रहा हूँ, एक 2 के ऐड कर दे रहा हूँ और एक 5 अपने से ऐड कर रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ मैं अपने से ऐड करता हूँ इसमें, तो ये जो होगा ये लेस देन दिस एक्स्ट्रा एडिशन, ऐसा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, विच इज एक्चुअली इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, विच इज नथिंग, विच इज k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमने क्या देखा कि जो k प्लस 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज लेस देन, और दो जगह लेस देन आया है, ठीक है, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो दिस इज ट्रू, दिस इन इक्वेशन इज ट्रू, देयरफॉर हम फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2k प्लस 9 इज फाइनली लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. यस सर। गुड। So note this down, and now it is your task to complete Principle of Mathematical Induction, which is actually the 4th chapter. So 4 चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं, पहला सेट्स, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन वी हैव डन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इनके बेसिस पे तुम जितने क्वेश्चंस चाहो साथ चारों चैप्टर के प्रैक्टिस करो, एंड इफ देयर इज एनी डाउट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, and if there won't be any doubt then we will start next chapter, which is chapter number 5, which is, let me see,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना तो हम करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग बड़ा चैप्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी एक अलग बड़ा चैप्टर है। इसको दोनों को कंबाइन कर दिया एनसीईआरटी में, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब पढ़ते हैं तो मान लो कि जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका डबल हमें पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जो भी करेंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू तक करेंगे, स्कूल का तो कवर करेंगे ही, उसके आगे कवर करेंगे। तो मान लो कि 50% से 50% is from NCERT, 15% I will teach you extra in those chapters. Is this clear? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay.